नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में जो राजनीतिक हलकों में बहुत दिनों से चर्चा थी कि इंडिया अलायंस का जो अस्तित्व है वो बच नहीं पाएगा, इसमें टूट होना एकदम तय था, बस वक्त की बात थी। तो दोस्तों, औपचारिक रूप से आज से इंडिया अलायंस का टूटना प्रारंभ हो गया। ये मैं एकदम सरल शब्दों में कह सकते हैं, इसमें अब कोई संकोच करने की बात नहीं रही है कि हाँ भाई, इंडिया अलायंस अब टूट रहा है। और इसकी टूट की प्रारंभ कहां से हुई? ये हुई बंगाल से। ममता बनर्जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि भाई, हम अधिक से अधिक 2 सीट कांग्रेस को दे सकते हैं, नहीं तो हम सारे सीटों पे खुद ही अकेले लड़ेंगे। हम यहाँ पे किसी के साथ कोई भी सीट बंटवारे में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। उन्होंने एकदम, जिसको कहते हैं ना, बिना कोई लाग लपेट के ये बातें आज मीडिया के समक्ष रख दी। अब दोस्तों, ये हुआ क्यों? पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि 27 जनवरी को जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, वो बंगाल में 27 जनवरी को प्रवेश करेगी। कूच बिहार इलाके से वो बंगाल में प्रवेश करेगी। इस पर भी ममता बनर्जी ने कमेंट किया कि ये कांग्रेस की न्याय यात्रा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे नहीं बताया गया है, ना ही मुझे शामिल होने के लिए इस यात्रा में कहा गया है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी इस नतीजे तक पहुंची कैसे? आखिर बात क्या था? दरअसल ममता बनर्जी को इस बात का बहुत मलाल था कि इंडिया अलायंस में जो प्रतिष्ठा या इज्जत या भाव उनको मिलनी चाहिए थी, वो उनको मिल नहीं पा रही थी। और इसका कारण उनके अनुसार वाम दल है। ये जो वामपंथी दल है, इनको कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस में ज्यादा तरजीह देती है, जो ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं था। अब यहां पे दोस्तों एक बात और भी है कि वामपंथी से तो ममता बनर्जी किसी भी हाल में, जो लेफ्ट खास करके मार्क्सवादी पार्टी है, उनके साथ तो कोई समझौता ही करने को पहले दिन से ही तैयार नहीं थी। तो हुआ ये था कि कांग्रेस ने यह तय किया था कि जो टिकट सीट शेयरिंग में जो सीटें उन्हें मिलेगी, उसमें से वो कुछ सीट वाम दलों को अर्थात सीपीएम को दे देगी। अब यहां पर जब 2 ही सीट, एक जो दक्षिण मालदा का, दूसरा बहरामपुर का, ये 2 सीट देने को ममता बनर्जी कांग्रेस को राजी है। अब जब कांग्रेस को ही 2 सीट मिलेगी, तो वो उसमें से मार्क्सवादी पार्टी को कितनी सीट देगी? ये तो वही स्थिति है भैया कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की स्थिति बंगाल में ये करके रख दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 सीट बंगाल में, लोकसभा की 40 सीट है। इस सीट से तो अब कांग्रेस टाटा बाय बाय कर ले, इन्हें यहाँ पे कोई सीट मिलने वाली। और यहाँ पे दोस्तों एक और भी गौर करने की बात है, ममता बनर्जी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया अलायंस में हूँ, लेकिन यहाँ मैं सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही ममता ने कांग्रेस के 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था कि इन 4 सीटों पे तो भैया हम लड़ेंगे। तो यहाँ पे ममता जी सिर्फ बंगाल में ही कांग्रेस को डेंट नहीं कर रही है, इसके साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत उम्मीद असम में कांग्रेस की है, उसको भी यहाँ पे खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन ये इकलौती पार्टी नहीं है जो इंडिया अलायंस से बाहर होने की बात कर रही है। अभी 2 बजे दिन में भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में आप पार्टी का कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। अर्थात वहां पर जो 13 लोकसभा की सीटें हैं, उस पर हम कांग्रेस से एक भी सीट शेयर करने को तैयार नहीं है। अब ये बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है, क्योंकि अब तक ये मान के चला जा रहा था राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि पंजाब में भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। और ये बात सत्य भी है दोस्तों कि वहां पर भाजपा जो है उसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य है। वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को कोई जानता तक नहीं है। जानता तक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम नहीं जानता है। दरअसल उसका वहां पे कोई प्रभाव नहीं है, उसके मतदाता वहां पे नहीं है, उसके सपोर्टर वहां पे नहीं है। अब होगा क्या कि अगर अगले लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने को तैयार है, स्वाभाविक है कांग्रेस साथ तो कोई समझौता करने वाला नहीं है, ना तो भाजपा उससे समझौता करने वाली है और ना वहां पर जो शिरोमणि अकाली दल है वो उससे समझौता करेगी। तो अब होगा क्या? एक फ्रंट हो गया आपका, दूसरा हो गया कांग्रेस का, तीसरा फ्रंट यहाँ पे एक संभावना बनी हुई है कि ये पंजाब में लड़ाई चौतरफा नहीं होगी।
जिसकी ज्यादा संभावना है। इसका कारण यह है कि जहां भाजपा का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में, वहीं जो शिरोमणि अकाली दल है उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर ये दोनों, जिसकी संभावना है, अभी खत्म नहीं हुई इसकी संभावना, अगर ये दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिल करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे तो एक तो पहले त्रिकोणीय चुनाव होगा और इसका सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस और आपको ही होने वाली है। ये दोस्तों आप तय मान के चलिए, क्योंकि उस स्थिति में भाजपा और जो शिरोमणि अकाली दल है वहां से अच्छी खासी सीट निकाल के ले जाएगी। और जब पंजाब में आपका समझौता कांग्रेस से नहीं होगा तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं वहां पर इनका समझौता हो पाएगा? वहां पर भी फिर जो सो आप पर कांग्रेस समझौता क्यों होगा 7 सीट पे? जब आप पंजाब में नहीं करे तो यहाँ पे करने का कोई तुक ही नहीं है। अब पता नहीं, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अब तक स्थिति उसके अनुसार 2 विकेट इंडिया अलायंस का गिर चुका है। अब जो सारे लोगों की निगाह बिहार पे है। आज वहां पर कर्पूरी जयंती मनाया जा रहा है। कर्पूरी जयंती एक तरह से मुख्यमंत्री की पार्टी जो जेडीयू है और आरजेडी जो उनके सहयोगी हैं, इन दोनों को होना तो ये चाहिए था कि एक साथ कर्पूरी जी की जयंती मनाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये दोनों अलग अलग स्थानों पर कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। तो ये खुद ही इस ओर इशारा करता है कि सब कुछ इन दोनों के बीच ठीक नहीं है। कांग्रेस तो वहां पे थाली का बैगन है, न इधर का न उधर का। वो तो किसी भी तरह से उम्मीद में कि हमको कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो, क्योंकि वहां पे बिहार में कांग्रेस का अपना कुछ नहीं है। ये दूसरों के कंधों पे बैठ करके कुछ सीट पा सकती है। अब इसकी बहुत बड़ी संभावना इसलिए भी है, एक तो ये लोग दोनों अलग अलग कर्पूरी ठाकुर जयंती का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कल शाम एक और बड़ी घटना हुई। कल कर्पूरी ठाकुर को, जिनको जननायक कहा जाता है बिहार में, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। अब ये जो है वहां की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक, क्योंकि जो लालू है वो भी कहते हैं कि हम कर्पूरी के चेले हैं और नीतीश भी कहते हैं कि भैया हम उनके असली चेले हम ही हैं। और अभी जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर जो हैं, वो जेडीयू में है, वो जेडीयू के महासचिव हैं अर्थात नीतीश की पार्टी में, और वो राज्यसभा के सदस्य भी उसी पार्टी से हैं। तो स्वाभाविक है कि नीतीश के पास में कहने को बहुत कुछ है कि भैया हम ही हैं उनके असली दावेदार या उनकी विरासत के रखवाले हम ही हैं। लेकिन लालू जी भी अब कर्पूरी ठाकुर को छोड़ना नहीं चाहते। ये तो हुआ, ये भाजपा भी कर रही है प्रोग्राम, भाजपा भी पर कर रही प्रोग्राम, क्योंकि आज के तारीख में सबसे हॉट पोटैटो जो है बिहार में वो कर्पूरी ठाकुर है। उनके नाम को उनके साथ जुड़ना हर दल की मजबूरी समझिए या ये कहिए कि उनकी जरूरत है। हर दल उनसे मिलना चाहता है, अपने नाम को उनसे जोड़ना चाहता है कर्पूरी ठाकुर जी से। अब यहाँ पे एक और भी बात हुई है कि जब कर्पूरी ठाकुर के बेटे के साथ नीतीश कुमार जा रहे थे कर्पूरी ठाकुर जयंती में भाग लेने के लिए, तो पत्रकारों ने उनसे कल जो भारत रत्न मिला उस पर उनसे सवाल पूछा कि साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो वो भारत रत्न पर प्रक्रिया तो थोड़ी बहुत जो दिए सो दिए, लेकिन असली बात उन्होंने ये कहा, दरअसल कहा ये कि कर्पूरी ठाकुर कभी भी अपने बेटे को राजनीति में नहीं लेकर आए और न ही उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। ये तो हम हैं, अर्थात नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम हैं जो इनके बेटे को राजनीति में लेकर के आए हैं, इनको राज्यसभा का सदस्य बनाए हैं और इनको राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। कटाक्ष सीधे सीधे लालू परिवार पर है, कटाक्ष सीधे सीधे परिवारवाद पर है। अगर इन दोनों दलों के बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक होता तो नीतीश कुमार क्या परिवारवाद पर हमला करते? वो कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन दोस्तों ये रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार लालू परिवार पर आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उनके परिवारवादी विचार पर हमला कर रहे हैं। तो ये भी बिहार की राजनीति का एक रूप है। अब देखिए 1-2 दिन में होता क्या है, क्योंकि कल ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस पे बहुत जबरदस्त कटाक्ष किया है। उन्होंने उनको कांग्रेस की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। लेकिन ये जो असंतोष का भाव है कांग्रेस के प्रति, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों, क्या ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस की जरूरत है? दिल पे हाथ रख के सोचिए, नहीं जरूरत है। इसी तरह से पंजाब में या दिल्ली में, इन दोनों स्थानों पे आपकी खुद की सरकार है, वो क्यों कांग्रेस से सीट शेयर करना चाहेगी या उसे सटना चाहेगी? वहां पर भी आपको जरूरत नहीं कांग्रेस की, कांग्रेस को जरूरत है आपकी।
तो वहां भी जो समझौता करना वो कांग्रेस को करना है, ना कि आपको करना है। इस बात को समझिए राजनीति में दोस्तों। और जो आप जहां भी, दोनों राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, ये पंजाब की और दिल्ली की, इन दोनों जगहों पर वो कांग्रेस का वोट शेयर के सहारे ही, अर्थात उसको अपने पाले में लाकर ही वो आज सत्ता में है। तो अगर वो उसके साथ समझौता ही कर लेगी तो उसका जो खुद का जो मतदाता है वो क्यों ये नहीं कहेगा कि भाई हम तुमको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दें। दोनों में फिर अंतर क्या है? आप दोनों में कुछ अंतर है तभी तो मतदाता आपके तरफ जाता है, कांग्रेस को वोट नहीं देता है। तो ये तो रही बात दोस्तों पंजाब और दिल्ली की। लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक सीमित नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप गुजरात में भी चुनाव लड़ना चाहती, तो स्वाभाविक है जब इन दोनों जगहों पर समझौता नहीं हो तो गुजरात में क्यों समझौता करेगा। उसी के साथ में जो दिल्ली से सटा हुआ और दिल्ली और पंजाब के बीच का राज्य हरियाणा, जहां पर कि आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली से एकदम सटा हुआ राज्य है। यहां पर यह अनुमान था पहले कि ये कांग्रेस के साथ में समझौता होगा, लेकिन अब यहां भी समझौता नहीं होगा। अर्थात जिन जगहों पे आप जाएगी वहां पर चुनाव को त्रिकोणीय कर देगी। इसका कारण भी है कि भाई जब तुमसे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं, अर्थात कांग्रेस से जो क्षेत्रीय दल है चाहे वो किसी भी राज्य में, जब उनको कोई फायदा ही नहीं होने वाला तो उससे समझौता क्यों करेगी? समझौता से तो फायदा कांग्रेस को होगा। और क्या कांग्रेस जो उत्तर भारत के जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल है, इन सब जगहों पर क्या वो अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयर करना चाहेगी? उत्तर है नहीं दोस्तों। इन सब जगहों पे भले कांग्रेस की वहां पे दुर्गति हो, लेकिन वो किसी और को सीट देने वाली नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब तुम जहां पर तुम मजबूत हो थोड़ी बहुत, वहां तुम जब क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हो, तो फिर जो सहयोगी दल है तुम्हारे, जो क्षेत्रीय दल है, वो तुम्हारे साथ में अपना सीट क्यों शेयर करेंगे? उनको उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ हो ही जाए चमत्कार, हम ज्यादा सीट जीत ले। तो ये तो रही बात दोस्तों पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और बंगाल की। लेकिन एक और भी है जो इनके जो भारत में जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट आती है, उत्तर प्रदेश। वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने आरएलडी से अर्थात अजीत सिंह के बेटे के साथ में अपना समझौता कर लिया। अजीत सिंह को के बेटे को उन्होंने 7 सीट दे दिया है और वो खुद अपने लिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 65 सीट से लड़ेंगे। तो 65 और 7 हो गया 72। अब वहां पे बचती है 8 सीट। अब क्या 8 सीट जो है लेकर के कांग्रेस इनके साथ में समझौता करेगी समाजवादी पार्टी के साथ में? उनका कहना है कांग्रेस का कि हमको कम से कम 20 सीट दो। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें दोस्तों, तो अखिलेश यादव जो ऑफर कर रही है 7-8 सीट कांग्रेस के लिए, वो एकदम सही है, क्योंकि इनके पास में भी एक रायबरेली की सीट है। और आपको मैं दोस्तों एश्योर कर रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे कन्विक्शन के साथ में कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस वहां पे जितना ज्यादा सीट पे लड़ेगी, समझिए कि वो सीट जो आप थाली में परोस के भाजपा को दे रहे हैं, क्योंकि इनका वहां पे कोई वजूद अब है नहीं। न तो इनका संगठन है, न तो इनके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह है। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। रायबरेली से सोनिया गांधी सिर्फ नाम पे, अपने नाम पे जीतती हैं, इसलिए नहीं कि वहां पर उनका संगठन बहुत मजबूत है या उनके कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। वो अपने नाम पे जीतती हैं। और अभी इस बार जैसा राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संभवतः सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो अगर वो नहीं लड़ेंगी और गांधी परिवार का कोई सदस्य, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी भी आसानी से नहीं जीत पाएंगी। और अगर सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी तो वो भी नहीं जीत पाएंगे आसानी से। हो सकता है कुछ 1000 मत से जीत जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः वो हार ही जाएंगी, लेकिन उनका भी जीत जो है, जो डगर है जीत का, वो बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बदल गया। और बदला किसने है? ये राम मंदिर ने। ये राम मंदिर का प्रभाव सबसे ज्यादा, जो कहते हैं राम लहर का प्रभाव सबसे ज्यादा अगर किसी एक राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वहीं से ये प्रारंभ हुई, वहीं पर अयोध्या है और वहीं के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जो मरने वालों की संख्या वो सबसे ज्यादा वहीं के लोगों की है। और ये आंदोलन आपको पता ही है कि कई दशकों सदियों से चला आ रहा था और अब जो है सो वो अपनी पूर्णता को प्राप्त किया है। तो इस बार तो कम से कम राम लहर का जो प्रभाव है वो आपको उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे के पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसका प्रभाव सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों पर ही देखने को नहीं मिलेगा,
मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा की है और वहां के लोगों का जो रिस्पांस रहा है। आपको दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं कि तमिलनाडु में 68% हिंदू है और इसी तरह से 55% जो है केरल जैसे छोटे राज्यों में हिंदू है। और ये अब तक दिग्भ्रमित होकर के कभी द्रविड़ मूवमेंट, तो कभी ये मूवमेंट, कभी वामपंथी मूवमेंट के चक्कर में पड़ी रही है। लेकिन इस बार स्थिति बदलने वाली है और मैं आपको दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि केरल में ये आश्चर्य में आपको डालेगा जो मैं कह रहा हूं, केरल में इस बार कम से कम 5 सीट भाजपा जीत रही है। कम से कम 5 सीट भाजपा जीत रही है। किसने सोचा था 2019 में कोयम्बटूर तमिलनाडु का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे भाजपा को 4 लाख से ज्यादा वोट मिलेगी, लेकिन ये सत्य है, उसको मिला है। इसी तरह से जो आपका रामेश्वरम का सीट है या उसके बगल में जो 2-3 सीटें हैं, उन सब सीटों पे भाजपा का प्रभाव बढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा है। और खास करके जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो राम मंदिर का जो फिनोमिना है ये नॉर्थ इंडियन फिनोमिना है, वो बहुत ही बड़े गलती कर रहे हो पंडित। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका प्रभाव, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप अब जो है मेकाले का साहित्य पढ़ के, साहित्यिक इतिहास पढ़ करके आपने अपने विचार को डेवलप किया, विकसित किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सदियों से, हजारों साल से भारत एक रहा है। हम में भाषाई विभिन्नता रही है, बोली की विभिन्नता रही है, खान पान की विभिन्नता रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये भारत जो है कभी भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इसमें जो सांस्कृतिक एकता थी, जो एक सिविलाइजेशनल यूनिटी है, वो हमेशा ही बनी रही है। इसीलिए तो आज भी ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हैं तो इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, भारत देश नहीं कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसका विस्तार आज भी अफगानिस्तान से लेकर के और जो पूरा म्यांमार का क्षेत्र है और इस तरह से ऊपर में उत्तर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा फैलाव है। और ये हमारे जो वैदिक वांग में है उसमें हजारों साल पहले से लिखी हुई बात है। हम उसको नकारते हैं क्योंकि हम जो है अपने इतिहास को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। और ये जो राम मंदिर का आंदोलन है, इसको आप सरलीकरण होगा कि आप हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में या लेंस से आप देखें, ये सरलीकरण है। वास्तविकता ये है कि अवेकनिंग है, अवेकनिंग पूरे भारत को ये एकता के सूत्र में बांध रहा है। आप जो है सो हिंदू मुस्लिम करके इसको बहुत ही छोटा बना रहे हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो है सो वोट बैंक के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। आप जाइए थोड़ा वेस्ट में, जिस तरह से वहां का अखबार, वहां का जो समाचार माध्यम है, जिस तरह से इस घटना को एक्सप्लेन कर रहा है, वो आलोचना कर रहा है, लेकिन उसको डर है कि भारत जाग रहा है। आपको पता है दोस्तों, बहुत पहले चीन के बारे में एक ने कहा था कि ये अफीमचियों का देश है, इसको अफीम पी के सोने दो, जिस दिन ये जाग जाएगा तो ये राक्षस बन जाएगा। आज चीन का इकोनॉमी आप देखिए, वही स्थिति भारत की होने वाली है और यही स्थिति भारत की होने जा रही है कि हम जाग रहे हैं, हर क्षेत्र में जाग रहे हैं और हर क्षेत्र में हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको ये जो इंडिया अलायंस का बुलबुला और ये कांग्रेस, भाजपा और ये सपा, इस परिधि में बांध कर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही छोटी बात है। ये कहीं उससे बहुत बड़ी घटना है जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, फिर से हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। तो इंडिया अलायंस शुरू से 8 महीना पहले बना था। ये एक बुलबुला था, इस बुलबुला को ब्लास्ट होना ही था। ये अच्छा हुआ कि ये अभी हो गया, नहीं तो कुछ दिन बाद तो इसको होना ही था। चुनाव के पहले हो गया तो कम से कम मतदाताओं में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो भ्रम उनका टूट गया। लोकसभा चुनाव के बाद होता और जब इनकी हरकतें सामने आती तो लोग गाली बकते। तो दोस्तों, अभी 2 राज्य हैं, बिहार जहां पर नीतीश किसकरवत उनका ऊंट बैठता है, और दूसरा महाराष्ट्र में उद्धव जो है वो पहले घोषणा कर हम 23 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में मैं आज कह रहा हूं कि वहां पर गठबंधन होकर रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी पार्टी, चाहे शरद बाबू हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस हो, किसी तीनों में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने दम पे कुछ वहां पे कर पाए। तो इनकी मजबूरी है कि इन तीनों को ही किसी न किसी तरह का गठबंधन उमन से करना ही पड़ेगा। ये तो दोस्तों आज की वास्तविकता है।
इंडिया अलायंस में मुझे लगता है कि 1-2 दिन में और भी बहुत कुछ होने वाला है। जब कुछ होगा तो मैं आपके साथ में जैसा करता हूं शेयर करूंगा और उस पर फिर से विस्तार से बात करूंगा। तब तक मजे लीजिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल ही रही है, उसके मीम्स काफी सारे सोशल मीडिया में आ रहे हैं और राहुल गांधी को पता चला कि मेघालय का जो पाइनएप्पल है, अनानास जिसको हम बोलते हैं, अनानास जो उनको बहुत पसंद आ रहा है। उनको अभी तक पता ही नहीं कि वहां पे आज से 4 साल पहले से ही विदेश ये जो पाइनएप्पल है उसका एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है। वो अभी भी लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं यहाँ के पाइनएप्पल को एक्सपोर्ट करूंगा। तो उनकी समस्या ये है कि जो आप एक बार उनके दिमाग में फिट कर दें वो वही बोलते रहते हैं, उसको अपडेट नहीं करते हैं। अपडेट करने की आवश्यकता तो दोस्तों सबको है, हमको और आपको सबको है। तो जब कोई अपडेट आएगा हम लोग फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।